डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है का जिक्र करेंगे। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसके न्यूक्लियस में ये रहता है न्यूक्लिक एसिड्स। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो चाहे वो प्लास्टिड्स में हो, माइटोकॉन्ड्रिया में हो या बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड्स हो, तो हम इसी न्यूक्लिक एसिड्स का जिक्र इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और उसके बाद इसकी जो कंपोनेंट्स है, किस किस कंपोनेंट से ये मिलकर बने होते हैं, तो इसी का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। इसको हिंदी में हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं या केंद्रक अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये केंद्रक में पाए जाने वाला एक एसिड है और एसिड को हम अम्ल कहते हैं, तो इसलिए इसको हम केंद्रक अम्ल कह सकते हैं या न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो चलिए ये बात क्लियर हो गई। कहाँ पे पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि जनरली हम न्यूक्लियस में ज़्यादा अमाउंट होता है डीएनए आरएनए, तो जनरली हम समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स का मतलब यह है कि न्यूक्लियस में पाया जाने वाला वो अम्ल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि जीवन की सारी कहानी लिखी होती है न्यूक्लिक एसिड्स में, डीएनए में। तो हम चलिए इसको हम समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है। तो देखो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो बायोपॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। बायोपॉलीमर इसलिए कि चूंकि ये बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले पॉलीमर है, इसलिए हम इसको बायोपॉलीमर कहते हैं। हालांकि हम न्यूक्लिक एसिड का डिफिनेशन कई तरह से देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, या इसको हम कहेंगे कि न्यूक्लिक एसिड से बायोपॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। तो देखो इसके हर डिफिनेशन में आपको एक चीज कॉमन मिल रहा है कि जो कि है न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है बहुत बड़ा चेन है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स इसके मोनोमेरिक यूनिट है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से एक साथ मिलकर न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यह है न्यूक्लिक एसिड्स। अब देखो न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक को डीएनए कहते हैं, दूसरे को आरएनए कहते हैं। अब आरएनए क्यों कहते हैं, डीएनए क्यों कहते हैं, इसका जब स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा आएगा। अब देखो ये मान लिया डीएनए है, तो डीएनए से आरएनए बन जाता है और फिर आरएनए क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसको हम डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया, डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया, इसको हम जीन एक्सप्रेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं और डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो डीएनए एक यानी कि न्यूक्लिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण बायोमोलेक्यूल्स हैं जिसको हम न्यूक्लिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। और इसी न्यूक्लिक एसिड्स पे जीवन की सारी क्रियाएं जो है एक सेल के अंदर चल रहे हो या हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इसी न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर सारी क्रियाओं से रिलेटेड संबंधित जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम उसी के अंदर होता है। उसके अंदर वो प्रोग्राम रहता है किस मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करना है, कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस करना है, किस तरह के एंजाइम्स बनाने हैं। वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग उस न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर मौजूद होते हैं। जब किसी बायोमोलेक्यूल्स की जरूरत पड़ती है तो हमारा सेल्स जो है उस प्रोग्राम को वहां से डाउनलोड कर लेता है आरएनए के रूप में, और आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है, प्रोटीन अपना काम करता है। तो ये एक बायोलॉजिकल इसका फंक्शन है, जो इसकी फिजियोलॉजी है न्यूक्लिक एसिड्स का। तो इसकी चर्चा हम लोग जो है अलग अलग मोलेकुलर बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक में हम करेंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं
कि न्यूक्लिक एसिड्स जो है ये किस तरह से होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जैसा कि आपको मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम में डीएनए एंड आरएनए होते हैं प्लस प्रोटीन होता है। यानी कि क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए और आरएनए रहता है और डीएनए के साथ साथ प्रोटीन भी रहता है। तो क्रोमोसोम क्या है कि न्यूक्लिक एसिड को रखने का उसके पास कैपेसिटी होती है। ये न्यूक्लिक एसिड का एड्रेस क्या है, रहने की जगह क्या है, उसकी रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है। तो आप सीधे सीधे समझिए कि न्यूक्लिक एसिड का जो घर द्वार है ना, जो रेसिडेंशियल प्लेस है, वो सेल के न्यूक्लियस में है। और जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, उसमें डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में अपना जो है जिंदगी गुजार लेता है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स का असल जो एड्रेस है, रेसिडेंशियल प्लेस है, उसका जो रेसिडेंस है वो एक कोशिका के केंद्रक के अंदर अंदर वो बड़ी खुशी खुशी साथ उसमें रहता है, क्रोमोसोम के साथ रहता है। क्रोमोसोम में असल में उसका घर है। चलिए, इतनी बात समझ गए कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे है। अब न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो जैसा कि मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड्स आर बायो पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर है। पॉलीमर किसे कहते हैं, देखो पॉलीमर क्या होता है ना, कि जब किसी भी केमिकल कंपाउंड का वेट, जो मोलिकुलर वेट है, अगर 1000 किलो डाल्टन अगर हो, 1000 डाल्टन से अगर ज्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे पॉलीमर। समझ, यानी कि बहुत बड़े मोलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। और वो पॉलीमर जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता हो, यानी कि किसी सेल में पाया जाता हो, टिश्यू में पाया जाता हो, किसी मनुष्य में पाया जाता हो, प्लांट हो या एनिमल हो या कोई बैक्टीरिया हो, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, तो उस पॉलीमर को हम कहेंगे बायोपॉलीमर। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन एक बायोपॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड है वो भी बायोपॉलीमर है। डीएनए बायोपॉलीमर है, आरएनए बायोपॉलीमर, क्योंकि ये शरीर के अंदर पाया जाता है, कोशिकाओं के सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें पाया जाता है। तो व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स को आप समझने से पहले देखो, ये मैंने ये आपको बहुत सिंप्लीफाई हुआ मैं न्यूक्लिक एसिड्स कहाँ रहता है इसको हमने दिखाया है कि साहब किस तरह से आप न्यूक्लिक एसिड्स को आइसोलेट करते हैं किसी सेल से। तो आपने सेल लिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को निकालना पड़ेगा, यानी कि सेल को रप्चर करना पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर चूंकि वो डीएनए रहता है, आरएनए, तो उसका एंजाइमेटिक लाइसिस करेंगे, सेल का एंजाइमेटिक लाइसिस करेंगे तो सेल टूट फूट कर बिखर जाएगा। उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हम डाल देते हैं क्रोमोसोम को तोड़ने वाला केमिकल, जिसको हम जो है डी प्रोटीनाइजेशन कहते हैं, यानी कि प्रोटीन की तोड़ने की क्रिया को डी प्रोटीनाइजेशन कहते हैं। प्रोटीन टूट गया, सेल टूट गया, उसमें सेल लाइसिस बफर डालते हैं, उसके अंदर सारे कंपोनेंट होते हैं सेल को तोड़ने के लिए, सेल में जो प्रोटीन है उसको तोड़ने के लिए, और फिर उसमें जो डीएनए है उसको छोड़ देने के लिए, यानी डीएनए को छोड़कर सबको तोड़ देगा वो केमिकल्स। तो इस तरीके से हम सेल लेते हैं और सेल के अंदर वो केमिकल्स डालते हैं, जिसको हम जो है सेल लाइसिस बफर डालते हैं कहते हैं। तो सेल को तोड़ देता है लेकिन डीएनए को छोड़ देता है। उसके बाद जो है ये प्रोसेस है, उसके जरिए हम जो है पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, उससे हम डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। डीएनए आइसोलेट करने के बाद हम यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर के ऊपर या जहाँ कहीं पर भी मतलब उसके टेक्निक्स होते हैं देखने के लिए, उसको हम देख लेते हैं कि हाँ डीएनए निकल गया। यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स को निकालने के लिए लेबोरेटरी के अंदर एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप बहुत ही आसानी से न्यूक्लिक एसिड्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड्स को निकालिएगा तो उसमें आपको डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब न्यूक्लिक एसिड का डीएनए एंड आरएनए, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि डीएनए क्या है, तो डीएनए इज इक्वल टू क्रोमोसोम माइनस आरएनए एंड हिस्टोन। क्यों कि क्रोमोसोम इज इक्वल टू न्यूक्लिक एसिड्स प्लस प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, तो हिस्टोन भी होता है, नॉन हिस्टोन भी होता है। डीएनए
कहाँ पे है? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम के साथ बहुत सारी चीजें हैं, आरएनए भी है, उसमें प्रोटीन भी है और भी कई चीजें हैं। तो डीएनए को आप लिख सकते हो कि डीएनए इक्वल टू क्रोमोसोम में से माइनस कर दीजिए आरएनए को और हिस्टोन को, तो आपको डीएनए मिल जाएगा। माइनस कैसे कीजिएगा? मतलब उसको निकाल दिया आपने, यानी कि उसमें ऐसा एंजाइम डाला आपने सेल लाइसिस बफर में कि आरएनए को तोड़ दिया। आरएनए को कौन तोड़ेगा? आरएनए। क्रोमोसोम में जो प्रोटीन है उसको कौन तोड़ेगा? तो फिनॉल क्लोरोफॉर्म का जो आप कॉम्बिनेशन डालते हैं डीएनए आइसोलेशन के अंदर, तो वो जो है डीप्रोटीनाइजिंग एजेंट होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन को तोड़ फोड़ के उसमें से निकाल देगा, आपको डीएनए मिल जाएगा। चलो, डीएनए क्या है? क्रोमोसोम माइनस आरएनए एंड हिस्टोन इज इक्वल टू डीएनए। नाउ आरएनए क्या है? अब आरएनए से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को निकाल दीजिएगा, तो सॉरी, डीएनए से हिस्टोन और प्रोटीन को निकाल दीजिएगा, क्रोमोसोम से माइनस कर दीजिएगा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, तो आपको आरएनए मिल जाएगा। एक बार और समझिए इसको। देखो क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियस में होते हैं, यानी केंद्रक में होते हैं। आपके सेल के केंद्रक में होता है, हर सेल के अंदर केंद्रक होता है, उसमें जो है डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि डीएनए को छोड़कर उसके अंदर जो प्रोटीन है, आरएनए है, उसको तोड़ देंगे केमिकल डाइजेशन से, एंजाइमेटिक डाइजेशन से। सिर्फ डीएनए बच जाएगा। लेबोरेटरी के अंदर डीएनए को निकालने का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम डीएनए निकाल लेते हैं। इसको सिंपली हम यहाँ कागज पे समझ सकते हैं कि डीएनए इज इक्वल टू क्रोमोसोम माइनस, यानी क्रोमोसोम से अगर हम क्रोमोसोम में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए को निकाल लेंगे, तो बाकी जो चीज बचेगा ना, उसको हम कहेंगे डीएनए। चलो, आरएनए क्या है? तो आरएनए इज इक्वल टू क्रोमोसोम माइनस डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हमको आरएनए का डेफिनेशन भी दे देगा, आरएनए हमको समझा भी देगा। तो देयरफॉर इट मे बी रिटन एज डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यानी यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर स्ट्रक्चर which contain डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन। ये इसका बायोकेमिकल कंपोजिशन होगा। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम उसको कहेंगे जिसमें डीएनए हो प्लस आरएनए हो प्लस हिस्टोन प्रोटीन हो। आप प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम किसे कहेंगे? उस क्रोमोसोम को कहेंगे जिसमें डीएनए हो प्लस आरएनए हो प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए में, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं? तो नो, देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन इन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम का डिफिनेशन ये है कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच डू नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, दैट कंटेन डीएनए प्लस आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये डीएनए, ये क्या है? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम का डेफिनेशन। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है? मैं न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन आ गई, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है ना कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ रहता है, उसके ऊपर जो है वो रैप्ड रहता है। हिस्टोन प्रोटीन्स इतने तरह का होता है, देखो H2A, H2B, H3, H4, ये असेंबल्ड होता है, इसको हम ऑक्टामर कहते हैं। और उसके साथ साथ H1 होता है लिंकर के रूप में, जो इस ऑक्टामर को जोड़ देता है। तो हिस्टोन्स आर absent इन प्रोकैरियोट्स, जैसा कि आपको पहले बताया। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, कि ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहता है, जिसमें क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, आरएनए है, एंड और भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो सकता है। तो देखो, डिफिनीशन क्या था न्यूक्लिक एसिड्स का, कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर है, बहुत बड़ा चेन है। ठीक है, तो अब क्या इसमें है कि अब हमें समझना पड़ेगा कि ये न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। देखो, न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक को शुगर कहते हैं, दूसरे को बेस कहते हैं, तीसरे को फॉस्फेट कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियोटाइड कंटेन शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। इसको बड़ी सिंपल वे में मैंने लिख दिया है, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू एस। एस मीन्स शुगर, बी प्लस बी, बी मीन्स बेस प्लस
पी, पी मीन्स फॉस्फेट। शुगर किस तरह का होता है न्यूक्लियोटाइड में, तो पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर इज ए 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड नोन एज राइबोज। जैसा कि आप पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट में कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 तरह के होते हैं। बट कार्बो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो 5 कार्बन कंटेनिंग जो कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसैकेराइड होता है, उसको कहते हैं हम पेंटोज शुगर। उसी का दूसरा नाम है राइबोज। तो शुगर किस तरह का होगा न्यूक्लिक एसिड में? वो होगा राइबोज आरएनए के केस में, और डीऑक्सी राइबोज होगा डीएनए के केस में। तो शुगर प्लस बेस। बेस किस तरह का होगा? तो बेस नाइट्रोजिनस बेसेज होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस कई तरह के होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। दीज आर दी नाइट्रोजिनस बेसेज। तो दो कंपोनेंट आपको समझ में आ गया, एक शुगर प्लस बेस। तीसरा जो है फास्फोरिक एसिड होता है। तो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड is composed of pentose sugar. That pentose may be either deoxyribose और राइबोज। डीऑक्सीराइबोज पाया जाएगा डीएनए के केस में, राइबोज पाए जाएंगे आरएनए के केस में। तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड के डिफिनीशन कि न्यूक्लियोटाइड्स आर compounds or chemical or biochemical substance which is composed of pentose sugar plus nitrogenous base plus phosphate। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड का डिफिनेशन। अब देखो ये क्या है कि जैसा कि मैंने कहा कि राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज जो शुगर होता है वो न्यूक्लियोटाइड का एक पहला कंपोनेंट समझो। तो शुगर इन आरएनए वो राइबोज फॉर्म में होता है। शुगर जो आरएनए में जो शुगर पाया जाता है उसको राइबोज कहते हैं। शुगर इन डीएनए, डीएनए में जो शुगर होगा उसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। देखो एक डाइबोज का फिगर है, एक दूसरा डीऑक्सीराइबोज का फिगर है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। इसमें आप देखें कि कार्बन नंबर 2 पे डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन नहीं है। There is no oxygen at the place of carbon number 2 in the case of deoxyribose. That's why the name deoxyribose. इस राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है कार्बन नंबर 2 पे राइबोज में है, इसलिए उसको हम राइबोज शुगर कहते हैं। और डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन नहीं है। तो बस इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम है। चलो तो ये समझ में आ गया। इसको आप जो है कागज पे बार बार बनाओ। राइबोज का बीटा डी राइबोज एंड बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। क्योंकि 2 है तो 2 कार्बन नंबर 2 डिनोट कर रहा है यहाँ पे। और ये जो है कि वहाँ पे डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन नहीं है। और बीटा जो है, बीटा अल्फा एंड बीटा जो है वो ऑक्सीजन ओ एच कार्बन नंबर 1 पे जो ओ एच है ना, एनोमेरिक कार्बन होता है। तो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन अगर मान लिया कि नीचे की तरफ है, उसका प्रोजेक्शन नीचे की तरफ है, तो वो बीटा फॉर्म हो गया। और अगर ऊपर की तरफ है तो वो अल्फा है। तो ये बीटा, और अगर ऊपर रहेगा तो अल्फा फॉर्म होगा। तो उसको जब आप कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ेंगे तो वहाँ एनोमेरिक कार्बन का कॉन्सेप्ट आपका वहाँ पे क्लियर होगा। उससे पता चलेगा कि ये बीटा और अल्फा और डी का क्या कॉन्सेप्ट, इसके पीछे क्यों हम लिखते हैं इसको। तो ये, लेकिन यहाँ पे ये समझिए आप कि ये राइबोज शुगर है। राइबोज डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए में सिंपल राइबोज होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर। अब देखो नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, एक को हम प्यूरिन कहते हैं, दूसरे को पायरिमिडीन कहते हैं। प्यूरिन क्या होता है कि डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें दो दो टाइप के जो है प्यूरिन होते हैं। एक को एडेनिन कहते हैं, दूसरे को गुआनिन कहते हैं। आप इसको नोटबुक पे लिख लो। दूसरा जो है वो पायरिमिडीन है। दिस इज ए सिंगल रिंग एंड 3 टाइप्स। ये जो है सिंगल रिंग होता है, वो डबल रिंग होता है। प्यूरिन क्या है कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन में क्या है कि एडेनिन एंड गुआनिन है। याद रख लेना, इसको क्वेश्चन पूछता है। इस साल भी पूछा था कि प्यूरिन कंटेंट एडेनिन एंड गुआनिन। आप जब टाइप की क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए आपको एकदम याद रखना चाहिए कि प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है और पायरिमिडीन में कौन से है। तो पायरिमिडीन में साइटोसिन है, थाइमिन है एंड यूरासिल है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन इज ए डबल रिंग्ड
A structure which is of two types, adenine and guanine. Pyrimidine is a single ringed structure which is of three types, cytosine and thymine एंड यूरासिल। तो ये चीजें हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कि ये प्यूरिन एंड पायरिमिडीन रिंग जो है, देखो डबल स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर है आपको प्यूरिन, और पायरिमिडीन क्या है कि एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ये हेट्रोसाइक्लिक है, यानी कि इसके जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें कई मोर देन वन एटम है, इसलिए इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे, ठीक है। और इसके साइकिल में, इसके रिंग में आप देखिए कि नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है आपको पायरिमिडीन के केस में, और कई नाइट्रोजन है आपको, हम समझते हैं कि चार नाइट्रोजन। आप देखो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन रिंग इज इक्वल टू 4 है, इसमें दो है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नीट वगैरह के एग्जाम में पूछा, कुछ भी पूछ सकते हो, चूंकि कोई एनसीईआरटी में जो कंपोनेंट दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उससे वो पूछ सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप उसको गिन के बता देंगे। तो प्यूरिन क्या है कि प्यूरिन चूंकि डबल रिंग है, और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो प्यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो दो रिंग यानी कि दो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक इमिडाजोल रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि फिक्स हो जाता है, एक दूसरे के फ्यूज हो जाता है। प्यूरिन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ ए 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक इमिडाजोल रिंग स्ट्रक्चर एंड ए 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक पैरिमिडीन रिंग स्ट्रक्चर। तो दो तरह के रिंग जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है, तो उससे प्यूरिन का जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर बनता है। और इसमें तो बस एक रिंग है, आपको मैं इसने जैसे कि बता दिया। प्यूरिन में देखो नाइट्रोजनस बेस जो है कौन कौन से है, तो प्यूरिन रिंग में एडेनिन एंड गुआनिन है। एडेनिन का स्ट्रक्चर है, गुआनिन का स्ट्रक्चर है। आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। कहीं पे भी ये स्ट्रक्चर आपको जो है किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या तो आपको सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में या किसी स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये कह सकता है कि साहब आप एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाओ, केमिकल स्ट्रक्चर जो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको बनाओ आप। तो आप इस स्ट्रक्चर को जो है केमिकल स्ट्रक्चर याद रखो, बार बार प्रैक्टिस करोगे याद होगा, ऐसे देखने से याद नहीं होगा, उसको आपके कॉपी पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है एडेनिन एंड गुआनिन का जो है केमिकल स्ट्रक्चर है। तो प्यूरिन क्या, अच्छा प्यूरिन के बारे में एक इंफॉर्मेशन आप देखिए, प्यूरिन जो होता है ना वाटर सोलेबल हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है ये। इसमें पायरिमिडीन रिंग फ्यूज विद एंड इमिडाजोल, ये जो वाटर सोलेबल होता है ये वाटर के अंदर सोलेबलाइज हो जाता है। चलो चलो ठीक है। अब देखो पायरिमिडीन, और इसी को हम मेटा डायजीन भी कहते हैं। साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, दीज आर दी पायरिमिडीन, इसको हम एम डाइजीन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का डिफरेंट स्ट्रक्चर देखा। उस स्ट्रक्चर को आप मेमोराइज कीजिए, उसको आप बार बार बनाइए, आप अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। तो इसमें आप ये पॉइंट जो है आप अपने हार्ट नोटबुक में लिख लो, कहीं आपको मिलेगा नहीं इस तरह से कि pyrimidine contain 2 nitrogen and 4 carbon atom in the ring. Outside the ring 1 oxygen atom is inside cytosine and 2 each in thymine and uracil. Number of hydrogen atoms present in cytosine, thymine and uracil are 5, 6 and 4 respectively. तो ये आपको स्ट्रक्चर जब याद रहेगा ना, तो स्ट्रक्चर बनाओगे या तुरंत जो है जो चीज उसमें से पूछ रहा है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछ रहा है, अगर मान लिया उसके साइकिल में कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है उसके साइकिल के बाहर के है कि अंदर में है, तो इसको आप जो है किसी तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप बना दोगे। चलो अब आते हैं न्यूक्लियोसाइड पे। देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या है कि देखो न्यूक्लियोटाइड से क्या करो ना कि शुगर को निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। इसको हम न्यूक्लियो बेस कहेंगे। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, सिर्फ शुगर होगा प्लस बेस होगा, फॉस्फेट नहीं होता है उसमें। तो दिस इज दी कंपोजिशन ऑफ
न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को निकाल के हटा दीजिए, यानी न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस माइनस फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, या न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू शुगर प्लस बेस, यानी फॉस्फेट को निकाल दिया आपने, तो वो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। चलिए, तो न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर आप याद कर लो, उसको मेमोराइज कर लो, उसको जब तक कॉपी पे अपना प्रैक्टिस नहीं करोगे मेमोराइज नहीं। अब ये फॉस्फेट जो है कार्बन नंबर 5 के साथ ये जुड़ा रहता है। जैसे आपने देखा ये स्ट्रक्चर, आप देखिए, हालांकि ये स्ट्रक्चर मैंने इधर बनाया होगा कि न्यूक्लियोसाइड का जो स्ट्रक्चर है, देखो कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम सिर्फ पहले फॉस्फेट की बात कर लेंगे, व्हाट इज फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट क्या होता है कि फॉस्फेट ये आयन के रूप में होते हैं, उसको आप फॉस्फेरिक एसिड कहिए, उसमें से क्या है कि उसको आयोनाइज आयन के फॉर्म में ये फॉस्फेट जनरली आपको मिलेगा। तो फॉस्फेरिक एसिड से आपको फॉस्फेट मिलता है। तो फॉस्फेट आयन इज derived from phosphoric acid. Phosphoric acid से phosphate ion मिलता है। This ion is linked with ribose sugar at carbon number 5, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो कार्बन नंबर 5 इन पॉली न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये फॉस्फेट जो होगा कार्बन नंबर 5 से ये जुड़ा होगा। आप तो अभी मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, उसमें क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन नंबर 5 फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड विथ 3C3OH ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। आप डाई न्यूक्लियोटाइड देखोगे तो दो कार्बन जो है, दो न्यूक्लियोटाइड कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 3 से जुड़ा हुआ रहता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो डाई न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर आप जब बनाओगे तो उसमें पता चलेगा। तो फर्दर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स गिव ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which is known as a polynucleotide or polymer of nucleotide or biopolymer of nucleotides। तो क्या है कि ये तीनों कंपोनेंट एक साथ मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। These three components, pentose sugar, that is the deoxyribose sugar in the case of DNA, and ribose sugar in the case of RNA, plus nitrogenous base plus phosphate, ये तीनों जो है एक साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाया, और एक एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा तो एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, एंड दैट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए अगर है तो वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और अगर जो है आरएनए है तो पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो देखो अब जो है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में हमने न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जोड़ दिया, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। देखो ये शुगर है, यानी कि पेंटोज शुगर, प्लस कार्बन नंबर 1 पे वो जो है बेस जुट गया, कार्बन नंबर 5 पे जो है एक फॉस्फेट जुट गया, तो ये टोटल फॉर्मेट बन गया आपको किसका, एक न्यूक्लियोटाइड का। और ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है। इस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या है, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। तो a nucleotide is composed of pentose sugar, nitrogenous base and phosphate। नेगेटिव चार्ज ऑन डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। क्वेश्चन पूछेगा आपको नीट में या किसी भी एग्जामिनेशन में कि नेगेटिव चार्ज जो होता है डीएनए के सरफेस पे वो कहाँ से आता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फेट आयन जो कि कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा हुआ है, तो उससे जो है नेट निगेटिव चार्ज उसके डीएनए के अंदर आता है। अब क्या है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में आप देखो कि ये 3 तरह के होते हैं, सब जब जुड़ेंगे एक साथ तो ये 3 तरह, सॉरी 4 तरह के हैं। डी ए एम पी इसको हम ए से डिनोट करते हैं, डी सी एम पी इसको सी से डिनोट करते हैं, यानी कि ए सी टी जी। ए का मतलब है एडिनिन, सी का मतलब है साइटोसिन, टी का मतलब है थाइमिन, जी का मतलब है गुआनिन। तो ये जो है हम इसको इसका एडिनिन गुआनिन साइटोसिन का ये ए सी टी जी ये जो है सिंबल है।
तो बेस अटैच्ड एट कार्बन नंबर 1 of phosphosugar by N glycosidic linkage to produce 4 different types of nitrogenous base। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई ये जो है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे बनता है, तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है कार्बन नंबर 1 ऑफ व्हाट, ये शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है उससे जो नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा, उस नाइट्रोजिनस बेस पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके बीच बनता है, तो कार्बन नंबर 1 पे आपको जो है पेंटोज शुगर एंड वो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बनता है। अब देखो 4 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, इसको मैं बार बार कर चुका है। तो ये तीन जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, 2 डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, DAMP, इसको एडेनिन से हम डिनोट करेंगे, या इसी को हम डिऑक्सी एडिनाइलिक एसिड और डिऑक्सी एडिनाइलेट भी कहेंगे। उसी तरीके से जी को हम 2 डीऑक्सी गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, उसी तरीके से सी को 2 डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, उसी तरीके से टी को हम कहेंगे 2 डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये एस जी सी टी, ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इसके डिफरेंट नेम है। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने नोटबुक में लिख लो ताकि किसी भी नाम से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा आपको न्यूक्लियोटाइड्स का कॉन्सेप्ट और 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स भी यहाँ पे लिस्ट कर दिया है 1 2 3 4 5। तो ये है एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन, ठीक है। तो a nucleoside contains pentose sugar and nitrogenous base। न्यूक्लियोसाइड में ये होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोसामाइन। देखो न्यूक्लियोसाइड को हम ग्लाइकोसामाइन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड इज आल्सो नोन एज, नीचे जो है ऑप्शन दे देगा तो उसमें ग्लाइकोसामाइन दिया है तो आंसर आप कर देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है उसके जो एक स्ट्रैंड है वो एक्चुअली में क्या है, वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से वो एक चेन बना लेता है, उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब देखो दो, चूंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो इसमें बेस पेयरिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग बिटवीन 2 बेसेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, एडेनिन की दोस्ती होती है थाइमिन से, वो डबल बॉन्ड से एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा। और साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि ए हमेशा टी के साथ है, सी हमेशा जी के साथ है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर जो है आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो कि ए का टी के साथ डबल बॉन्ड बनता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा सी और जी के साथ। तो इस तरीके से हम लोगों ने बॉन्डिंग पैटर्न को भी देखा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि डीएनए कहाँ पे रहता है, डीएनए रहता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के साथ रहता है। सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं और आरएनए होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं सेल के अंदर, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस के एक्टिविटीज चल रहे हैं, वो सारी क्रियाओं को अंजाम देने के लिए यही न्यूक्लिक एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इस वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जाना, जिसको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है,
तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है या इसको हम बायोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। अगर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अगर आरएनए है तो उसका डिफिनीशन क्या होगा, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो इस वीडियो में हमने समझा कि न्यूक्लिक एसिड्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, इसके डिफरेंट कौन कौन से कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियोटाइड्स के चूंकि बने होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स भी कितने उसके अंदर कंपोनेंट्स है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स है। पहला है नाइट्रोजन, पहला जो है ये शुगर है यानी कि पेंटोज शुगर जिसको हम राइबोज शुगर कहते हैं। वो शुगर जो है डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज फॉर्म में रहता है, और अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर के फॉर्म में रहता है। दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसेस जो है कई तरह के होते हैं, जिसमें एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। यूरासिल जो है आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है। थाइमिन जो है डी आरएनए में नहीं पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने इसकी पूरी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट देखा कि किस किस चीज़ का बना होता है, इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखा। हम अगले वीडियो में डीएनए की डबल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड की बात करेंगे कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस तरीके से रहते हैं, एक स्ट्रैंड और 2 स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड जो है किस तरीके से उसमें एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं। तो अगले वीडियो में हम वाटसन एंड क्रिक्स के द्वारा डीएनए के स्ट्रक्चर किस तरीके से दिए गए थे, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, इसको हम लोग अगले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।